वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस हिस्ट्री के प्रैक्टिस सीरीज 19 में हम लोग भारत में कंपनी राज्य का विस्तार टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी तो किस संधि के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई? मंगलौर की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु से? तो द्वितीय मैसूर युद्ध की समाप्ति जो हुई थी, ये हुई थी मंगलौर की संधि से। ठीक है, तो मंगलौर की संधि के साथ जो है द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और ये जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये 1780 से 84 तक लड़ा गया था। ठीक है, इसकी जो समाप्ति हुई वो मैंगलोर की संधि के साथ हुई। मैंगलोर की संधि आपकी 1784 में होती है और इसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आपसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये दोनों अधिकतर पूछे जाते हैं, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये आपके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में हुआ था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय को आप याद रखेंगे किससे? मंगलौर की संधि से। ओके, तो ये दोनों युद्ध जो है हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान, सआदत अली खान, फर्रुखसियर या फिर सुजाउद्दीन? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये अवध राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो अवध राज्य की स्थापना जो है करी थी सआदत अली खान ने। अगर जो है आपको पता हो कि बंगाल का, ठीक है, बंगाल में जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग इसमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल में, आपको पिछले जो है वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताया गया है कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, तो ये अवध का था। क्या था नाम इनका? सआदत अली खान। सआदत अली खान ने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की। इसके अलावा फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो अवध की राजधानी किसको बनाया गया? तो अवध की राजधानी बनाया गया फैज़ाबाद को। ओके, जो कि वर्तमान में अवध, फैज़ाबाद का नाम क्या कर दिया गया है, ये आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? अंतिम नवाब बहुत बार पूछा गया है। तो अंतिम नवाब का नाम जो है आप लोग सुने होंगे हमेशा, वाजिद अली शाह। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह, ये जो है अवध का अंतिम नवाब था। और इन्हीं की जो है बेगम थी, बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में लखनऊ का जो है नियंत्रण, जो लखनऊ लखनऊ के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो ये देखिए अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था, तो ये थे आपके वाजिद अली शाह। और इनके राज्य का जो है अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया, तो वो मिलाए थे हमारे लॉर्ड डलहौजी ने। 1854 में एक रिपोर्ट जो है देता है कौन? आउट्रम। ठीक है, आउट्रम एक अंग्रेज अधिकारी था। 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर इन पर जो है कौन सा आरोप लगाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा आरोप लगा करके अवध को जो है अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर जो है अवध को 1856 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और ये एक बड़ा कारण था। आपसे ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में अवध ने क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि जो है अवध का जो है विलय कर लिया गया था अंग्रेजी राज्य में, इसलिए जो है अवध ने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। आउट्रम की रिपोर्ट भी आपसे पूछा जाता है, किस रिपोर्ट के आधार पर जो है अवध का विलय किया गया? तो आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। विलय कौन करता है, तो आप जानते हो विलय कौन कर रहा था? डलहौजी कर रहा था। 1856 में जो है अवध का विलय किया गया था कुशासन का आरोप लगा के। और उस समय जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? तो पिंडारियों और पठानों का दमन, पिंडारी जो है एक लुटेरी जो है वो थी, हिंदू और मुस्लिम थे, इसमें जो है लुटेरे लोग रहते थे। तो इसका जो है दमन किसने किया था? तो इसका दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। अगर आपसे वारेन हेस्टिंग पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग अलग है। ठीक है ना, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये आप याद रखना। लॉर्ड हेस्टिंग अलग है, वारेन हेस्टिंग अलग है। वारेन हेस्टिंग जो था ये 1772 के आसपास था और लॉर्ड हेस्टिंग 1800 के बाद आया था। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, वारेन हेस्टिंग अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। और पिंडारियों का दमन किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारी लुटेरों का एक दल था। ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 तक पिंडारियों का सफाया कर दिया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग आप याद रखना, वारेन हेस्टिंग नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका सफाया किया था पिंडारियों का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ये था क्या? ये आपको मिल जाएगा, या तो आपको लिखा होगा कि जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था के अलावा इसको एक और व्यवस्था कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि इस्तमरारी, ठीक है ना। इस तरह से इसका इस्तमरारी या इस्तमरारी ही बोला जाता है, इस्तमरारी व्यवस्था, ठीक है ना। ज़मींदारी या इस्तमरारी व्यवस्था या फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, इसको लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक। तो इन्होंने 1793 ईस्वी में इसको लागू किया था। इसके अलावा दो और व्यवस्थाएं हैं, ठीक। जमींदारी व्यवस्था तो आपकी हो गई, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, इससे पूछा जाता है किसने स्टार्ट किया, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इसमें रैयत यानी कि आपके किसान जो है डायरेक्ट जो है टैक्स देते थे, ठीक है ना। किसान डायरेक्ट जब टैक्स दे रहे हैं तो वो आपके कौन सी व्यवस्था है? तो वो है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और एक आपकी महालवाड़ी व्यवस्था है। महाल का मतलब पूरा गांव का जो है टैक्स एक लोग जो है इकट्ठा करके जो है पूरा गांव इसके जिम्मेदार होता था, ठीक है। पूरा गांव जो है, पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा जो है जमा किया जाता था अंग्रेजों के पास, ठीक है। तो ये आपका महालवाड़ी, महाल का मतलब जो है कोई एक क्षेत्र जो है, एक निश्चित क्षेत्र आपका महाल बोला जा रहा है। और इसको स्टार्ट किया किसने? इसको स्टार्ट किया हाल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। रैयतवाड़ी डायरेक्ट किसान, महालवाड़ी में एक पूरा गांव जो है, और अस्थाई बंदोबस्त में कौन? जमींदार, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है। और इनको किसने स्टार्ट किया था ये भी याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। रैयतवाड़ी आपका टॉमस मुनरो कैप्टन रीड, महालवाड़ी आपका हाल्ट मैकेंजी, और अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? तो रेगुलेटिंग एक्ट तो आपका 1773 का है, लेकिन जो इसकी स्थापना की गई थी ना, इसकी स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में। ओके, तो ये आप याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कौन सा था? तो वो आपकी 1773 थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में होती है, ठीक। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में की गई थी। और 1773 अधिनियम के द्वारा, ये भी एक पॉइंट आप याद रखना कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, ठीक है ना। तो जो अब तक जो गवर्नर था जो है बंगाल का, वो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग जो थे ये पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। कहाँ के? ये आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल देख के आप लोग डायरेक्ट आंसर मत मारिएगा किसी का। आप देखना कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा रहा है, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल जो है किसको बनाया गया था? तो वो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, ठीक है ना। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो प्रथम गवर्नर जनरल, अभी आपको ये लॉर्ड हेस्टिंग, मैंने कहा कि लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन दे दिए थे, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में भी आपको बताया गया कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक। तो अब आप बताइए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना है वो बना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बना है? ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है। अगर आपसे अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन बना है, ठीक। तो पहला वायसराय कौन बना? तो वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। ये आपका भारत का पहला वायसराय था, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अगर आपका भारत का पहला वायसराय अगर पूछा जाए तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग बना था, ओके ना। तो ये आप याद रखना, ओ ठीक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही आंसर हो गया। 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो किस चार्टर एक्ट से ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा तीनों के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यानी कि जो कंपनी एक व्यापार पे इसका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो वो था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, लेकिन उसे जो है चाय और चीन के साथ जो है व्यापार पर एकाधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। यद्यपि चाय और चीन के साथ उसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन फिर भी 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया,
ठीक। तो भारतीय व्यापार पर से एक अधिकार समाप्त हो गया किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन से एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है हमेशा पूछ लिया जाता है, इसका सन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये आप याद रखना कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1784 ईस्वी में। और इस समय जो है 1784 में भी जो है कौन था आपका जनरल? तो वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपके 1784 में? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। ये 1784 है, याद रखनी है। ठीक है ना, 1884 नहीं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही थे। ओके। और वारेन हेस्टिंग के बारे में भी आपको क्या बताया गया कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। भारत में सिविल सर्विसेज का पिता, ठीक है, या फिर लोक सेवा का पिता, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाएगा, तो वो जो है किसको कहा जाता है? तो सिविल सर्विसेज का जो है जुड़ाव किससे है? तो ये है आपके कॉर्नवालिस से। ठीक है ना। अभी आपको जो है कॉर्नवालिस से संबंधित एक चीज़ और बताई गई थी। क्या बताई गई थी? वो थे आपकी अस्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त आप याद रखेंगे। उसके अलावा सिविल सर्विसेज के पिता कौन है? वो भी आपके कॉर्नवालिस हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता जो है कौन है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में अस्थाई बंदोबस्त, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता अगर ये पूछा जा रहा है तो वो भी कौन है? तो वो भी जो है आपके कॉर्नवालिस ही है। ठीक है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका भी याद रखना। इसके बाद भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक या फिर भारत में सिविल सर्विसेज के प्रवर्तक जो है कौन है? तो वो भी जो है कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और इसकी जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है यहीं भारत में हुई थी। और इसका मकबरा कहाँ पे है? तो मकबरा इसका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना आप लोग कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? तो वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम लोग। 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक हैं इनका नाम जो है हमेशा पूछ लिया जाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो आपके संस्थापक थे इनका नाम था सर विलियम जोन्स। ठीक है ना। सर विलियम जोन्स जो हैं इन्होंने क्या किया था 1784 ईस्वी में? याद रखना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो वो ये की थी आपके सर विलियम जोन्स ने। ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सर विलियम जोन्स ये आपके किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका फारसी भाषा में जब उसका महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था तो उसका क्या नाम रखा गया था? ठीक है। महाभारत का फारसी भाषा में जब अनुवाद हुआ था तो उसका जो है नाम क्या रखा गया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना। ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके। तो भगवत गीता का जो है अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले किया था। और सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब? 1784 ईस्वी में कलकत्ता में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष से लागू हुआ? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम कब लागू हुआ? तो आपको पता है ये हुआ था कब? 1835 ईस्वी में। ठीक है। कौन था जो है किसने इसको लागू किया था? तो वो थे आपके मैकाले। ठीक है। मैकाले कोई जो है गवर्नर जनरल नहीं था, भारत का कोई गवर्नर जनरल नहीं था। ये जो है गवर्नर जनरल के सदस्य में जो है विधि सदस्य के रूप में था। ठीक है ना। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ठीक। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। और जो ये लॉर्ड मैकाले थे ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम विधि आयोग की मतलब कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1834 में। ठीक है ना। तो ये जो है गवर्नर जनरल नहीं थे, ये क्या थे? ये विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और गवर्नर जनरल के सदस्यों में से विधि सदस्य थे ये कौन? लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना। तो इन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित देखिए आपके शिक्षा से संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वुड डिस्पैच कब आया था? तो ये आया था 1854 ईस्वी में। ठीक है ना। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। हंटर आयोग कब ये बना था? ये भी शिक्षा से संबंधित ही आयोग था।
हंटर जो है कमेटी बनी थी, हंटर समिति बनी थी कब, जलियांवाला बाग के समय में, उसकी जांच करने के लिए। लेकिन ये हंटर आयोग है, हंटर आयोग क्या है, ये शिक्षा से संबंधित था, ठीक है ना। ये 1882 में बना था, ये शिक्षा से संबंधित था। ये किससे संबंधित था, आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, हंटर आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो 1904 में आया, ये भी आपका सही है, ठीक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आप याद रखेंगे इसको जरूर, ठीक है, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया, तो ये आया 1917 में, ठीक। वुड डिस्पैच 1854, हंटर आयोग आपका 1882, और आपका जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, 1904 में। इसके अलावा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब आया, तो ये आपका 1917 में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, जो ये आपका वुड डिस्पैच आया था, ठीक, 1854 में कौन था, तो उस समय जो है कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। इनके समय में ये वुड डिस्पैच जो है प्रस्तुत किया गया था, और इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अधिकतर ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा था वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, किसमें, वुड डिस्पैच में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किसमें आपको दिया गया है, वुड डिस्पैच में, हंटर आयोग में, या फिर इस तरह से 2-3 ऑप्शन और दे देंगे, ठीक है ना। तो वुड डिस्पैच में ही स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो ये बंगाल की बात हो रही है, ठीक। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। द्वैध शासन से संबंधित सारे क्वेश्चन अभी हमको अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये पिछले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा कि अगर आप बंगाल में द्वैध शासन पूछा जा रहा है तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी, ये बात आप याद रखना। उसके अलावा जो है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त किया था किसने, वारेन हेस्टिंग ने, कब, 1772 में, ठीक। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आप याद रखना। इसके अलावा देखिए, किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो द्वैध शासन की व्यवस्था जो है प्रांतों में और केंद्रों में दोनों में की गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, वो आपका बंगाल में द्वैध शासन था, ठीक है, वो आप याद रखना। इसके अलावा देखिए 1919 का जो अधिनियम आया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को आपका बोला जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था, वो आपका किसको कहा जाता है, 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम को। और इसी अधिनियम के द्वारा जो है द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अब देखिए किस तरह से हुआ था, ये दोनों जो है आप याद रखना पॉइंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, हमेशा कंफ्यूज करता है, आपसे पूछ लेता है। और ऑप्शन में ये आपको भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये दोनों दे देता है, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो याद रखिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। जबकि केंद्र, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रांतों में द्वैध शासन आया 1919 में, उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया, ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखना, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में, ठीक। और जो है आपका ये द्वैध शासन, अगर प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जा रहा है तो ये आपके 1919 के भारत शासन अधिनियम से, और आपके केंद्र में द्वैध शासन पूछा जा रहा है तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। तो केंद्र, प्रांत, ये सब आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, द्वैध शासन में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था, तो इल्बर्ट बिल विवाद से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, कब हुआ था, 1883-84 ईस्वी में। और इस विवाद के कारण लॉर्ड रिपन जो है क्या कर दिए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना, इस्तीफा भी दे दिया था इन्होंने। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसमें भारतीयों को अंग्रेज़ों के बराबर जो है कानूनी अधिकार दिए गए थे, जिसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया था, और इस वजह से रिपन ने इस्तीफा दे दिया, ठीक।
तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? ये रिपन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है। इसका आंसर भी आप लोगों को पता है। इसका आंसर क्या है आपका? लॉर्ड रिपन, लिटन कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ठीक है, इसका आंसर जो है क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और अब आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि ये जो है किस सन में किया गया था? तो अगर आपको सन पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि अधिकतर जो है आपसे विलियम बेंटिक के बारे में तो पूछा ही जाता है, इसके अलावा आपसे सन भी पूछा जाता हो और सन आपको पता होगा, मुझे क्लियर है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है ना? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, या सती प्रथा को क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये आप याद रखना। ठीक है ना? अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किन में, लिटन में और रिपन में। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से संबंधित है। तो इसको जो लागू किया था, ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। ठीक है ना? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका लॉर्ड लिटन है। और समाप्त किसने किया था? तो समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये आपका 1878वें लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ओके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको जो है समाप्त कर दिया गया। अभी आपको इल्बर्ट बिल विवाद भी मैंने बताया। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये भी किसके समय में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है ना? ये अभी आपने ऊपर देखा। ओके, तो ये दोनों आप लोग अंतर कर लीजिएगा सही, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड लिटन ने। समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। तार और रेल सेवा किसने आरंभ की? ठीक, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा को आप जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है? रेल सेवा आपका डलहौजी से जुड़ा हुआ है, और जो तार सेवा है ये भी आपके डलहौजी से ही जुड़ी हुई है। ठीक है ना? तो ये दोनों जो है रेल और तार सेवा किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहा, और इसके कार्यकाल में आपका तार और रेल सेवा आरंभ की गई। इसके अलावा इसका एक सिद्धांत था, राज्यों को हड़पने का सिद्धांत। ठीक है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत का सिद्धांत इसको बोला जाता था। और इसके अंतर्गत सबसे पहला राज्य कौन सा जो है किसका जो है इसमें अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था व्यपगत के सिद्धांत से? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना? और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लॉर्ड रिपन आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन, ये आप सही है एकदम। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का जो है स्टार्ट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत अभी आपको बताया गया, राज्य हड़पने की नीति। और इसमें आपको आंसर में क्या बताना है कि सबसे पहले किस राज्य को जो है हड़पा गया था? ठीक है ना? कर्नल स्लीमैन, स्लीमैन का नाम भी आप याद रखना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था ठगों का दमन। ठीक, तो ठगों का दमन किसने किया था? वो किया था कर्नल स्लीमैन ने। और लॉर्ड हेस्टिंग ने संगौली की संधि, ये आपका संगौली की संधि कब हुआ था? ये आपका नेपाल में जो है गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के बाद लॉर्ड हेस्टिंग, ये लॉर्ड हेस्टिंग है जिन्होंने किसका? पिंडारियों का दमन किया था। अभी आपको ऊपर बताया गया था ना, पिंडारियों और पठानों का दमन किसने किया था? तो वो किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग है, ये अलग है। ठीक है, तो नेपाल में जो है युद्ध जब हुआ था गोरखों के साथ, तो उसमें सिंगौली की संधि की गई थी। ठीक है ना? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ओके, कर्नल स्लीमैन भी आप याद रखना, ठगों के दमन से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत आपको पता ही होगा। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक, ये भी आपको पता होगा। तो ये सारे के सारे जो है सही मिलान है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये सभी जो है मिले हुए हैं। और अब आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको? और आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। पहली बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, तो ये आप एग्जाम सहपाठी डायरेक्ट सर्च करके जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।